सबसे पहले नमस्कार। मैं अंकिता इट्सा के आभासी पटल से हम आप सभी का स्वागत करते हैं पूरी इट्सा के टीम के तरफ से। और आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो इसकी भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस है आज, और आज हमारे बीच हैं श्री धान सिंह सर। और आप पर्यावरण के क्षेत्र में काफी नाम कमा चुके हैं, और आप एक शिक्षक भी हैं। तो हमारा सौभाग्य है सर, आप यहाँ पे पधारे और आपका बहुत बहुत स्वागत है। अ, अ, सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप अपना एक परिचय दीजिए। आपने इन्वायरमेंट के फील्ड में कैसे शुरुआत करी थी, और क्या अचीवमेंट है, और अ, इस रास्ते पे आने के लिए आपका इंस्पिरेशन क्या था, मतलब वो सब चीज प्लीज हमें बताइए। पहले तो सभी लोगों का धन्यवाद। आपने इस विशेष शुभ अवसर पर कोरोना जैसी महामारी के इस परिस्थिति में मुझे इस अवसर पर आमंत्रित किया, और जितने भी प्रकार के एक्टिविटीज आज विश्व स्तर पर हो रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से मानव जाति की जीवन को बचाने के लिए इस प्रकार के संघर्षरत हम सभी लोग हैं। तो उसमें महत्वता पेड़ पौधों का ही सबसे ज्यादा अहम है। बेसिकली मैं एक उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र चमोली बद्रीनाथ का रहने वाला हूँ, और हमारा आसपास का वातावरण बिल्कुल शुद्ध और साफ। उसमें जल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, हवा बहुत शुद्ध है। और वहाँ पर की परिस्थिति को देखने के बाद जब दुनिया के किसी अन्य हिस्से में जाने का मौका मिलता है, तो ऐसा लगता है कि किसी न किसी प्रकार से प्राकृतिक अवस्था में कुछ अंतर सा नजर आ रहा है। तो इसी विचारधारा को हमने एक प्रकृति समारोह अभियान के साथ जोड़ा हुआ है, जिससे कि लोग इन चीजों को समझें, जागें और आने वाले भविष्य के लिए अपने विचारों के साथ भी उसको जोड़ें। जी। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको कब लगा कि आपको पर्यावरण के क्षेत्र में आना चाहिए, मतलब कौन सा वो पॉइंट था कि आपको रियलाइज हुआ कि इस फील्ड में आना चाहिए, इंस्पिरेशन क्या था आपका? मैं मुख्य रूप से हिमालय से जुड़ा हुआ हूँ, और हिमालय से जुड़े हुए बहुत सारे अभियान चले, बहुत सारे क्रांतिकारी मूवमेंट्स चले। उसमें मैं उस भूमि से हूँ जहाँ पर गौरा देवी जी का भी जन्म स्थल है, माननीय चंडी प्रसाद भट्ट जी का भी जन्म स्थल है। और उन लोगों के विचारों से भी मुझे प्रभावित किया, और उनके सानिध्य में रहकर उनको बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को मिली। तो एक शिक्षक होने के नाते मुझे भी ऐसा लगा कि मेरे विचारों से बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। यदि मैं इन विचारधाराओं को, प्राकृतिक विचारधाराओं को, प्रकृति समारोह विचारधाराओं को उनके साथ भी जोड़ के चलूं, तो ऐसा एक प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। हमने अपने पूर्वजों से सीखा, और हम अपने आने वाले भविष्य, और मेरे साथ तो बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो मैं उनके लिए भी एक अच्छा रोल मॉडल हो सकता हूँ। तो ये मेरी विचारधारा अगर आगे तक जाएगी, और अब पता नहीं उनके बीच में पता नहीं कितने प्रकृतिवादी फिर से जन्म लेंगे, और उन लोगों को याद करके, उनके विचारों को याद करके उनके साथ फिर से जुड़ेंगे। तो ये मेरी एक विचारधारा है। बहुत अच्छा लगा सर कि आप पर्यावरण की बीज बो रहे हैं स्टूडेंट के बीच में जो कि भारत निर्माण के प्रहरी हैं। आगे टाइम पे वही भारत का निर्माण करेंगे, और उनमें ही अगर ये बीज बो दिया जाएगा तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो सर, जैसा कि हमें पता है कि आपको अवार्ड भी मिल चुका है पर्यावरण के क्षेत्र में, तो हमें प्लीज उससे परिचित कराइए। और क्योंकि क्या है कि बेनिफिट्स अगर नहीं दिखते हैं तो लोग उस फील्ड में बढ़ना, शायद पर्यावरण के क्षेत्र में इसलिए भी लोग नहीं जुड़ना चाहते हैं, बहुत कम लोग हैं। क्योंकि लोगों को लगता है कि पूरी लाइफ कैसे कोई डेडिकेट कर सकता है इस फील्ड में। तो जैसे आपका अनुभव है इस फील्ड में, तो उसलिए मैं पूछ रही हूँ कि इस फील्ड में किस तरह से आगे बढ़ा जाए, और कैसे काम किया जाए कि विश्व स्तर पे अगर कोई नाम, या भारत में ही अगर कोई नाम बनाना चाहता हो अपना, तो वो कैसे काम कर सकता है? पहली चीज तो इसे हम व्यक्तिगत रूप से नहीं लें, और जब तक हम व्यक्तिगत रूप से लेते हैं तो हम कल काम नहीं कर पाएंगे। आज हम विश्व पर्यावरण दिवस की बात कर रहे हैं,
तो ये एक दिन का दिवस नहीं है, एक प्रत्येक क्षण का दिवस है। हमें प्रत्येक नई सुबह के साथ, नई विचारधारा के साथ, प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए। चाहे आप विचार से जुड़ें, चाहे एक्टिविटी से जुड़ें, चाहे आप पेड़ लगाएं, जंगलों में आग को बुझाएं, जंगली जानवरों को बचाएं, जल को बचाएं, तो ये सारे के सारे उसके अलग अलग पहलू हैं। जब आप इन विचारधाराओं को सामाजिक स्तर पर बांटने की कोशिश करते हैं, तो पुरस्कार तो एक सम्मान हो गया, आप उस सम्मान के हकदार मान के चलो आप। लेकिन यदि आपको कोई बुला भी देता है, सम्मान दे देता है, तो आपको अब ऐसा तो नहीं लग सकता कि मैं पीछे हट जाऊं करके, मैं इसको इग्नोर कर दूं। तो हमने उसके लिए काम नहीं किया था, हमने तो सिर्फ इस विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश की कि किसी न किसी प्रकार से एक मानव जाति होने के नाते हम किस प्रकार से अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। हमें व्यक्तिगत स्तर पर संवेदनशील होना पड़ेगा, और जब तक हम व्यक्तिगत स्तर पर संवेदनशील नहीं होंगे तो हम विचारों को रोज नहीं जोड़ेंगे। मेरे साथ तो मैं प्रत्येक क्षण उस चीज को प्रकृति के विभिन्न पहलुओं से जोड़ने की कोशिश करता हूँ, चाहे बीज बचाना हो, पानी बचाना हो, बहुत सारी चीजें हैं जो अनावश्यक रूप से सामाजिक स्तर पर बिखर जाते हैं, वो फिर से लौट के नहीं आते, मिलते नहीं है। तो इन चीजों को किसी न किसी प्रकार से आपको जोड़ के रखना पड़ेगा, फिर हम प्रकृति की बात कर सकते हैं। ओके, बहुत महत्वपूर्ण बात किया आपने सर कि मतलब अगर इस फील्ड में आना है तो निस्वार्थ भाव से आना होगा। और आपने जो शुरुआत की थी वो अवार्ड के लिए नहीं शुरू की थी। अच्छी बात है, इस पे हम ध्यान देंगे। और एक चीज ये मुझे पूछना था सर कि क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, आप एक शिक्षक भी हैं, और क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि पर्यावरण को धीरे धीरे विद्यालयों से मतलब गायब होते हुए हम देख रहे हैं कि उसकी मात्रा को, जैसे साइंस को जितना अच्छे से पढ़ाया जाता है, हमें इन्वायरमेंट को उतने अच्छे से विद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता, ना सिखाया जाता, प्रैक्टिकल भी नहीं होता है इस फील्ड में। तो मेरा ये सर क्वेश्चन ये है कि जैसे विद्यार्थियों को आप, क्योंकि आप बोल भी रहे हैं कि आप स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं, तो विद्यार्थियों को कैसे जोड़ा जा सके और कैसे आप जोड़ रहे हैं पर्यावरण के मुहिम में, और न्यू जनरेशन के लिए आप मतलब क्या कर रहे हैं वो चीज? पहली चीज तो बच्चे किसी काम को यदि करना चाहें, तो यदि वो इनके बुद्धि स्तर के स्तर पर का नहीं होगा, उनकी इंटरेस्ट का नहीं होगा, तो काम को नहीं करेंगे। तो इसके लिए छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट आपको करने पड़ेंगे। आप उनको खेल के माध्यम से सिखाएं, छोटे छोटे उनको एक कॉन्सेप्ट दे दें कि आप 2-3 पौधे इस प्रकार से उगा के लाएंगे तो आपके बीच में एक कॉम्पिटिशन हो, और या उनके बीच में पेंटिंग कॉम्पिटिशन आप रख दें, नेचर वॉक आप करवाएं उनको। हेलो, हाँ हाँ सर, सुनाई दे रहा है। आपका पीछे आवाज भी आ रही, मतलब इसलिए डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। हेलो, सर आपके यहाँ से नहीं आ रही है वो आवाज? नहीं आ रही? मैं कह रही हूँ अभी तो नहीं आ रही है। अब आ रही है? हाँ हाँ, अब आ रही है। तो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट उनके बीच में करना पड़ेगा, जिससे कि हम बच्चों को और नजदीक ला सकें। और पेंटिंग कंपटीशन करवा दिया, और उनको इस प्रकार से कोई चीज दे दिया, कोई खाने के लिए चीज दे दिया, उसका नाम बताने के लिए बोल दिया, वो उसको आपके आसपास कौन कौन सी किन किन जगहों पे होता है उस चीज का नाम बताने के लिए बोल दिया, तो किसी न किसी प्रकार से वो क्रेजी होंगे। तो चल रहा ना आवाज? हाँ हाँ हाँ। तो इस प्रकार के कुछ छोटे छोटे एक्टिविटीज हम करेंगे तो हम उनको अपनी विचारधाराओं से जोड़ सकते हैं। और बहुत सारे वन विभाग भी बहुत सारी प्रकार की कंपटीशन करवाती है, सेमिनार करवाती है, फॉरेस्ट पे करवाती है, जंगलों पे आग पे करवाती है, जानवरों को बचाने के लिए करवाती है, इन्वायरमेंट पे करवाती है। तो उसके थ्रू से हम बच्चों के बीच में एक्टिविटीज करवाएंगे और वो कॉम्पिटिशन कॉम्पिटेटिव होगा, तो उनका क्या होगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। उनको लगेगा कि पिछली बार मेरे दोस्त जीता था, अब मुझे जीतना है, तो मुझे अपने को तैयार करना है। पिछली बार मेरे दोस्त ने बहुत अच्छा पौधा तैयार किया था,
और वो मेरे से आगे निकल गया। हालांकि वो अभी फल नहीं दे रहा है, लेकिन छोटे बच्चों के बीच में इस प्रकार का एक कंपटीशन की भावना जागृत करना बहुत जरूरी है। और इस प्रकार की भावनाएं ही हमें सिखाती है। और जब इस प्रकार की भावनाएं हमारे अंदर जिंदा नहीं रहेंगी, तो हम समाज के बीच में, और समाज का सबसे प्राथमिक स्तर बच्चा ही है, जो समाज के विभिन्न बिंदुओं से जुड़कर आता है। और उसका अब मान के चलो कि वो किसी न जाति, किसी धर्म, किसी विचारधारा का नहीं होता है, वो सिर्फ बच्चा ही होता है और स्कूल का ही होता है। और जब तक वो स्कूल में रहता, तो स्कूल के अतिरिक्त तो वो किसी अन्य चीज के बारे में भी नहीं सोच सकते। ये मान के चलो कि वो टोटल कंसंट्रेटेड होता है स्कूल के एक्टिविटीज के दृष्टिकोण से। हमने भी जब बचपन में पढ़ा होगा, तो हमारे बीच में जब कंपटीशन होते थे, हमको भी लगता था कि आज मैं निकलूंगा या मेरा नाम बोला जाएगा। तो इस प्रकार की भावनाएं उनके अंदर होती है। तो इन चीजों को जब तक हम नहीं रखेंगे, तब तक हम उन चीजों को उनके बीच में निकाल के नहीं ला सकते हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारी विचारधाराएं प्रत्येक के मन में होती हैं, लेकिन शुरुआत करने की लेट लेट होती है, देरी हो जाती है। उस देरी को नहीं कराना है, इस देरी से हमको जल्दी से अपने विचारों को उसके साथ जोड़ना है। थैंक यू सर। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि गवर्नमेंट कई सारी कंपटीशन कराती रहती है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि सर हमें कैसे, मतलब क्योंकि गांव में पता भी नहीं चलता है कि ऐसा कुछ कंपटीशन होता है, क्या होता है। और तो वो चीज हमें कैसे पता चल सकती है? कोई अगर ऐसा प्लेटफॉर्म हो तो हम बता सकते हैं अपने माध्यम से। प्लीज उसे एक्सप्लेन करिए एक बार। अब जब किसी प्रकार से कोई भी किसी प्रकार का कोई एक्टिविटीज करवाता है, आज तो सोशल मीडिया का टाइम है। आज तो ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई भी चीज छुपी हुई है। हर कोई ये एक्सपोज करने की कोशिश करता है कि मेरे अंदर की जो एक्टिविटीज थी, मेरे अंदर की जो जिज्ञासा थी, वो किसी न किसी प्रकार से सामाजिक स्तर पर दूसरे तक पहुंचे। वो एक समय था जब बहुत बड़ी क्रांतिकारी आयोजन आंदोलन हो जाया करते थे, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत लंबे समय के बाद पहुंचते थे। आज इस प्रकार की परिस्थिति नहीं है। हालांकि कुछ जगहों पे मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं होगा, लेकिन ये सोशल मीडिया के दृष्टिकोण से समाचार पत्र है, बहुत सारी चीजें, इनके माध्यम से हमको, ये छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं, एक्टिविटीज ग्रुप्स हैं, इनके माध्यम से हम इन चीजों को प्रसार प्रसार कर सकते हैं। और जब तक इन चीजों को उन चीजों से नहीं जोड़ेंगे, या स्कूल के आसपास हम किसी संस्थाओं का कार्यक्रम करवाएं, तो इन चीजों का और ज्यादा एक महत्वता और बढ़ जाता है। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि जैसे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है क्या जहाँ से हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन पता चलता हो कि स्पेशली सिर्फ पर्यावरण के क्षेत्र में कि ये चीज होने वाला है थ्रू गवर्नमेंट या किसी एनजीओ, कोई स्पेसिफिक एनजीओ वो कुछ हो तो। क्योंकि बहुत सारी चीजें हमसे ही जैसे आपने बोला सोशल मीडिया है, लेकिन बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया में एक साथ आती रहती हैं। तो और लेकिन जैसे एजुकेशन एजुकेशन के लिए कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म हो जहाँ से उससे रिलेटेड बातें आती हैं तो हमें पता चल जाता है। तो वही मैं पूछ रही हूँ कि पर्यावरण कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है क्या जहाँ से फिल्टर हो के चीजें आए कि ये थ्रू गवर्नमेंट। वाले लोगों को एक ग्रुप बनाए, और वो ग्रुप अलग अलग क्षेत्रों के लोग हों, और इसमें जो सिर्फ वो उस ग्रुप का होगा, तो उसी विषय से इंटरेस्टेड होगा, वो उन्हीं चीजों को छांट के निकाले। मैं यदि इन्वायरमेंट के बारे में सोचने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे किसी भी ग्रुप में इस प्रकार की विचारधारा मुझे मिल जाए, तो मैं उसको कलेक्ट करूंगा, और अपने से संबंधित इस प्रकार के जो ग्रुप्स हैं वहां पर मैं शेयर करने की कोशिश करूँ। इस प्रकार का कुछ कार्यक्रम हम संचालित कर सकें, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्यादा उपयोगी होगा। थैंक यू सर। प्लीज, हाँ मतलब ये चीज करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक साथ, क्योंकि सोशल मीडिया का ये भी है ना, कई सारे फेक न्यूज भी चल रहे होते हैं, उसमें से फिल्टर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए मैंने बोला। अच्छा सर, एक अभी हाल ही में फॉरेस्ट के, मतलब इन्वायरमेंट के फील्ड में ही बक्सवाहा फॉरेस्ट है, जिससे आप शायद परिचित होंगे, जिसमें अप्रॉक्स 2.5 लाख पौधे जो है गवर्नमेंट का ऑर्डर है काटने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हीरा का खान है। तो उससे उस मुहिम, बहुत सारे लोग अपने स्तर पे मुहिम जो है चला रहे हैं उसको रोकने के लिए। तो उससे आप भी जुड़े हैं क्या? और अगर मतलब जुड़े हैं तो उसके लिए कौन सा कदम आपके तरफ, आप लोग के तरफ से मतलब
चल रहा है वो प्लीज हमें बताइए। अभी काफी दिनों से कार्यक्रम एक विचार के रूप में चल रहा है कि बक्सावा का जंगल काटा जा रहा है, वहां से हीरे के जो खान है अभी तो अंदर है, वो जमीन के अंदर कितने हैं ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन व्यक्ति का स्वार्थ उससे जुड़ा हुआ है। मुख्य रूप से ये धरती सिर्फ हमारी नहीं है, ये सभी जीव जंतुओं की है। यदि वहां पर 2.5 लाख के आसपास यदि पेड़ पौधे कटते हैं और न मालूम कितने प्रकार की झाड़ियां कट जाएंगी उसमें, जो आशियाना होगा जीव जंतुओं का, परिंदों का। जब तक इन चीजों को हम अपने मुख्य धारा से नहीं जोड़ेंगे, तब तक इन चीजों को हम बचा भी नहीं सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे आंदोलन हैं। अब चिपको आंदोलन की बात करें, बहुत सुदूरवर्ती था, तब सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन उसने एक पीक पकड़ी और दुनिया को बताया कि जब तक मातृशक्ति किसी आंदोलन से के साथ नहीं जुड़ेगा, तब तक किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई मूवमेंट, कोई आंदोलन उस पर जोर नहीं पकड़ेगा। तो हमको उन चीजों से भी सीख लेनी चाहिए कि एक जंगल को बचाने के लिए, और मातृशक्ति प्रकृति की एक प्रतीकात्मक रूप से होता है, और प्रकृति के साथ यदि मातृशक्ति जुड़ जाए, सारे लोग इस प्रकार से, कुछ व्यक्तिगत लोग ही इन चीजों से आगे नहीं आए, बल्कि मातृशक्ति, जो लोग उस जंगल पे पल रहे हैं, जो लोग उन जंगलों पे आश्रित लोग हैं, यदि वो एकजुट होकर इस प्रकार से एकत्रित होने के बाद सरकार के समक्ष, आखिर मंशा तो सरकार की के दृष्टिकोण से ही मिलती है ना, वहीं से मंजूरी भी मिलती है। आजकल कोर्ट में चल रहा है मामला, लेकिन सरकार चाहेगी तो उसको इग्नोर भी कर सकती है। लेकिन कुछ लोगों की नजर जब पड़ गई, अब आज शुरू हो गया तो 100 साल बाद होगा, अब होगा तो होगा ही, उसने जंगल काटना है। लेकिन उसका कुछ इस प्रकार का हम सॉल्यूशन निकाल कर आए। मैंने बीच में कुछ ग्रुप्स में मैंने लिखा भी था कि सरकार से ये बोले, जो लोग काट रहे हैं उनसे पेड़ लगाओ, उनको एहसास होगा कि आखिर पेड़ काटना होता कैसा है, और उसके सामने उनको बोलो कि ये पेड़ ग्रो करा के दिखाए। तुमने काटा तो है, लेकिन तुमने बोला कि हमने लगा दिया, लेकिन वो जिंदा रहे ना। यदि वो 10 मजदूर हैं, 10 मजदूर से एक एक लगवाओ और उनको बोलो कि किसी सुरक्षित जगह पे तुम ग्रो करा के दिखा दो, हमें 1 साल के बाद बोलना, तब जाके तुमको परमिशन मिलेगी। इसी प्रकार से बहुत सारे ग्रुप्स उसके साथ जुड़े होंगे। तो जब तक इस प्रकार का कार्य नहीं होगा, तो शायद बक्सवा का जंगल नहीं बचेगा, और बहुत सारे लोग, हम जिसे कह सकते हैं प्रकृति के बुचड़ जो होते हैं, यदि इनसे हम इन जंगलों को नहीं बचाएंगे, तो जंगल यूं ही कटते चले जाएंगे। न मालूम 1 साल में कितने जंगल आग से जल जाते हैं, कितने जंगल लोगों के स्वार्थ के लिए कट जाते हैं, न मालूम कितने प्रकार के जंगलों के जो पेड़ होते हैं वो कट जाते हैं। विकास मुख्य रूप से उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो एक प्रतीक हमारे पास ये दिख रहा है कि बक्सावा का जंगल इस प्रकार से कट रहा है। न मालूम अप्रत्यक्ष रूप से कितने जंगल कट रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है। और हम अपने आसपास जब इन चीजों को नहीं रखेंगे, तो आखिर इस धरती पे हमें रहने का क्या अधिकार है? हम तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। और यदि उनका अधिकार वो भी मांगने लगे, जीव जंतु पशु पक्षी मांगने लगे, इस धरती का बंटवारा हम करेंगे कैसे? फिर तो हमारे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो उनके लिए भी सोचें, और उनके लिए भी सोचेंगे तो शायद हम कल की परिकल्पना कर सकते हैं, जीवन की परिकल्पना कर सकते हैं। और यदि सिर्फ स्वार्थ ही पेड़ों को, या जो जीवन का आधारित बिंदु है, उन्हीं के प्रति हमारी विचारधारा अच्छी नहीं होगी, तो शायद फिर एक प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर बनेगा। हाँ, जी मैम। ये बात सच है सर कि लोग स्वार्थ में, अपने अपने स्वार्थ में सभी लोग पड़े हुए हैं। जैसे पहले भी क्या होता था कि कुछ ऐसा था कि रात में लोग पेड़ नहीं काटते थे, थोड़ा कुछ डर रहता था, कुछ मतलब पाप पुण्य का थोड़ा तो डर रहता था। लेकिन आज के परिवेश में ऐसा नहीं है। मतलब अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम नहीं सोचते हैं बिल्कुल भी। तो वो चीज तो है। और मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करूंगी सर कि जैसे गवर्नमेंट एक डिसीजन लेती है ना, तो उसको जब डिसीजन लेती है तो उस वो ये इन्वायरमेंट को इतना इग्नोर कैसे कर पाती है? लाइक जैसे आपने बोला कि एक 1 साल का टाइम, मतलब
टाइम पीरियड दीजिए उनको पेड़ लगाने के लिए, कुछ ऐसा। तो एक डिबेट में मैं थी, तो वहां पे भी मैंने यही चीज बोला था कि मतलब लाइक कि चलो ठीक है, आपको हीरे मिल रहे हैं वहां से, तो आप वो प्लांट्स काट रहे हो, पेड़, बड़े बड़े पेड़, बहुत पुराने 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 वृक्ष हैं, उनको उनकी कटाई कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन कम से कम एक टाइम ड्यूरेशन तो दो कि उसका उसको जैसे 2.5 लाख पौधे अगर पेड़ कट रहे हैं तो 3 लाख किसी एरिया में पहले लगाओ, और 3 साल के बाद जो है थोड़ा, एक 3 साल 4 साल के बाद आप वो वृक्ष काट दो कि भाई उसका मैंने कुछ मतलब रिप्लेसमेंट किया है। क्योंकि ऐसे तो फिर ये होगा कि, और हमको जैसे आपने बोला कि पक्षियां जो है वो अगर बोलने लगे, जानवर बोलने लगे कि हमारा हक दो, तो उनके बारे में तो सोचने की बात ही छोड़ दो। अगर चीजें खत्म होंगी, जैसे विलुप्त हो रही हैं प्रजातियां, तो हमारे ऊपर भी वो इम्पैक्ट पड़ता है। तो अपने बारे में ही सोच करके, हाँ, अपने बारे में ही सोच करके हम थोड़ा बहुत ये बचा लें तो काफी अच्छा होगा। हम स्वार्थ में ही, अगर अपना ही स्वार्थ देख रहे हैं तो कम से कम अपने स्वार्थ में ही बचाएं तो हमारे लिए ही अच्छा होगा। क्योंकि ऑक्सीजन की इस बार जो कमी हुई है वो हम देख सकते हैं, कितनी डेथ हुई है। तो सर मेरा ये क्वेश्चन था आपसे कि जैसे पर्यावरण के क्षेत्र में आपके थ्रू कोई प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है, या आप जैसे कोई काम कर रहे हैं अपने थ्रू, तो वो हमें प्लीज बताइए, और हमारा उसमें सहयोग और हम अपना कैसे योगदान दे सकते हैं, प्लीज वो चीज बताइए। आजकल जैसे बात चल रही है प्लांटेशंस की, इस प्लांटेशन तक पहुंचे कैसे, तो हमको सीड कलेक्ट करना पड़ेगा। मैं अपनी बात रख दूं कि किस प्रकार से हम कर रहे हैं। हम्म। सीड कलेक्ट करने के बाद हम लोग पेड़ टाइम पे कहाँ मिलेगा, प्लांटेशन करने में टारगेट रख दिया कि 5,000 लगाना है, पेड़ कहाँ से आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपना एक नर्सरी बनाते हैं, यहाँ पर हम लोग पौधों को ग्रो करवाते हैं, फिर उनको शिफ्ट करते हैं, फिर हमारा बरसात के टाइम पे हमारा कार्यक्रम पूर्ण रूप से संपादित हो जाता है। और उन चीजों को सुरक्षित जगहों पे भी लगाएं, कुछ उन लोगों के व्यक्तिगत पैचेस पे लगाएं कि जहां पर हमको फेंसिंग नहीं करवाना पड़े। क्योंकि हम सार्वजनिक जगहों पे लगाएंगे तो बहुत सारे जीव जंतु, जंगली जानवर होते हैं, वो उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं, फिर हमारा पेड़ दिखता ही नहीं है। तो लगाया तो दिखना भी चाहिए ना, ऐसे लगते तो बहुत हैं, कागज में भी लगते हैं, वो तो दिखते नहीं है। तो हमको प्रैक्टिकल ग्राउंड पे लगना चाहिए, लगाना चाहिए। और इन चीजों पे यदि सीजनल के दौरान फरवरी मार्च में देखते हैं आप, कितना सारा भयावह आग लग जाती है, और हम ये सोचें कि आग को बुझाने नहीं जाएं, हम आपस में एक तालमेल नहीं बनाए, तो ये जंगलों का आग रुकेगा नहीं, फिर हमारा फॉरेस्ट बचेगा कैसे। तो बहुत सारे एक्टिविटीज हैं जंगलों के अंदर, छोटे छोटे आप खड्डे बना लो, खड्डे बनाने के बाद उसमें बरसात का पानी कलेक्ट हो जाएगा, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं कि जिससे कि किसी न किसी प्रकार से इस धरती की सेवा की जा सके, इस धरती को हरियाली और खुशहाली के रूप में तब्दील कर सकें। हरियाली सभी को शायद अच्छी लगती है। और उच्च हिमालय की बात करें तो जहाँ पर चार धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, बहुत सारे लोग पर्यटक देश दुनिया से आते हैं, हिमालय को निहारने आते हैं, और अपने साथ बहुत सारे खाद्य पदार्थ भी लेके जाते हैं, और उसमें वो पॉलिथीन में रैप होता है, और वो जब खाते हैं तो वो पॉलिथीन वहीं फेंक के जाते हैं। मैं सभी लोगों से जब भी मेरी बात किसी से होती है, मैं कहता हूँ कि आप खाओ, खूब मजे से खाओ, यहाँ की हवा भी खूब उनका लुत्फ उठाओ, पानी भी खूब मजे से पियो, खूब घूमो फिरो, लेकिन अपने साथ अपना पॉलिथीन वापस लेके जाओ। यदि यहाँ पर इतना बड़ा कबाड़ का डंपिंग जोन होता चला जाएगा, आने वाला भविष्य हमारा वहां से उस ओर नहीं लौटेगा। लोग कहेंगे कि आखिर वहां पर इतनी सारी गंदगी है तो वहां जाएगा कौन। तो हमारी जो आस्तिकता है, हिमालय से बात करें तो हम प्रकृति से बात करें, इस हरियाली खुशहाली से बात करें, हमारी विचारधारा नहीं जुड़ सकती है। तो हम कुछ इस प्रकार से एक्टिविटीज करें। आप भी हमारे जो एक्टिविटीज जो हिमालय में चल रहे हैं, हम लोग चलवा रहे हैं, प्लांटेशन का कर रहे हैं, फॉरेस्ट फायर का करवा रहे हैं, और जंगलों के अंदर छोटे छोटे वो तालाब बना रहे हैं, पॉलिथीन उन्मूलन पे काम कर रहे हैं। और एक चीज और मैं कार्य करता हूँ कि जो अनाथ और निराश्रित बालिकाएं होती हैं, उनकी शिक्षा के लिए मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। तो मैं अन्य लोगों से भी, जो लोग सक्षम हैं, जो लोग इस प्रकार से अपना सहयोग अप्रत्यक्ष रूप से देना चाहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से तो
हर जगह संभव नहीं है। यदि मैं कहूँ कि मैं अभी दिल्ली जाऊँ और वहाँ पर इस प्रकार का कार्य तो संभव नहीं है। तो अप्रत्यक्ष रूप से कुछ लोग इस प्रकार से सहयोग प्रदान कर रहे हैं, तो इस मुहिम को हम सामाजिक स्तर पर बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं। और एक के दूसरे के साथ विचारों से इस प्रकार से तालमेल होगा, तो ऑब्वियसली हम एक दूसरे के करीब आएँगे, एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से परिचित भी होंगे और इसी प्रकार से इस रूप को हम सामाजिकता का रूप भी दे सकते हैं। जी। थैंक यू सर, इतना यूजफुल नॉलेज देने के लिए। और हमारे लिए फ्यूचर में आई होप कि हाँ काफी बेनिफिट होगा। हम जब भी हमें जरूरत पड़ेगी आपसे हम लोग राय विचार लेते रहेंगे आगे काम, क्योंकि हम भी कोशिश कर रहे हैं इस फील्ड में कुछ अच्छा करने की। और अभी इत्सा के टीम मेंबर से अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता हो सर से तो प्लीज। ठीक है। सर प्लांट लगाने के लिए हम लोग बच्चे को कैसे इंकरेज करें कि वो लोग खुशी खुशी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि बड़े तो करते ही हैं बट अगर हम लोग बच्चे से स्टार्ट करेंगे तो वो लोग को ज्यादा रुचि रहता है कि ये प्लांटेशन करने के लिए। स्कूल वगैरह ये सब में हम लोग छोटे बच्चों को पहली चीज तो हम उनको उनके कुछ इंटरेस्टिंग के हिसाब से जोड़े। उनको छोटे छोटे फूल हो गए, छोटे छोटे यस पौधे हो गए जो जल्दी फल देते हैं, यदि उसके आसपास हाँ लगे हों, उनको बता दिया कि ये आपके बड़े भाई ने लगवाया, देखो कितना अच्छा फ्रूट्स उसमें निकल रहे हैं। तो इस प्रकार हाँ की विचारधारा, हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ उसके साथ जुड़ गया ना, तो उसके हाँ साथ हम जोड़ के चले तो वो बच्चे और ज्यादा इंटरेस्टिंग से उन चीजों को कर सकते हैं। और ओके बच्चों के बीच में करवा दिया, ये इससे पहले के बैच ने ये लगवाया, देखो कितना अच्छा पौधा हो गया, फूल अच्छा हो गया, फ्रूट्स हाँ उसमें निकलेंगे। और तो उनके बीच में ग्रुप बना दिया कि जिसका ग्रुप अच्छा ग्रो करवाएगा उसको हम प्राइज देंगे प्राइस दे हाँ या उनको इस प्रकार से मोटिवेट करेंगे। तो उनको मोटिवेट बच्चों यस को तो सबसे ज्यादा भूख तो मोटिवेशन की रहती है ना। बिल्कुल स्कूल में हमारा रहता है कि कौन किसका नाम ज्यादा बोला जाता है, वापस किसके हाँ नाम के आगे इस प्रकार से स्टार्स लग जाते हैं। तो वो चीजें कि हमारी बहुत ज्यादा लालायित हम चीजों को हम देखते हैं, स्कूलों में भी देखते हैं। तो इन चीजों को उनके साथ जोड़ेंगे तो वो ऑब्वियसली पेड़ लगाएंगे, उनको बचाने की कोशिश करेंगे। वो ज्यादा नहीं लगाएगा, एक ही लगाएगा, एक ही एक ही सुरक्षा पर लगा करेगा। हाँ तो इन चीजों से हम उनको जोड़ सकते हैं। ओके सर थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ बहुत अच्छा लगा सर, आपने इतना अपना बहुमूल्य समय दिया और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके साथ लगातार कनेक्शन बनाए रखें और इस क्षेत्र में जिस तरह से आपने मुझे प्रेरित किया, सारे सवालों को आपने बताया, इसके बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भविष्य में आपसे जुड़ेंगे और भी ज्ञान लेंगे और हम लोग पूरा युवा शक्ति मिलकर आज के दिन ये संकल्प लेना चाहिए कि ऑक्सीजन की वजह से लोग मर गए हैं, ना कि कोविड की वजह से। और जो बक्सावर जैसे फॉरेस्ट के लिए इस तरह से सरकार का जो है रवैया है, उसके लिए हम लोग जरूर खड़ा होंगे और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत आपका। आपने भी मुझे इस विशेष कार्यक्रम में आमंत्रित किया और आप लोगों से भी जुड़ने का, सुनने का मौका मिला कि आप लोग भी कुछ इस प्रकार का एक्टिविटीज वाली कार्यक्रम करवाते हैं। तो जब तक हम इन चीज़ों को अपनों के बीच में ही शेयर नहीं करेंगे तो हमें क्या पता लगेगा कि दुनिया के अंदर कैसे कैसे कार्य हो रहे हैं। और मैं यदि अपनी ही बात करूं तो मैं तो ऐसे जंगलों पर मेरा निवास स्थान है। यदि मैं अपने को सामाजिक स्तर पर इस सोशल मीडिया के द्वारा बढ़ाता नहीं तो वही वाली बात है कि जंगल में मोर नाचता हुआ किसने देखा करके। तो खैर अच्छी बात है, आप लोग भी जुड़े, आगे भी हम जुड़ते रहेंगे। तो आप लोगों से भी बहुत सारे अच्छे विचार मुझे मिलेंगे तो ऑब्वियसली हम अपने बच्चों तक भी उसको पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू। प्रणाम।